एवरीवन, नमस्कार। मैं अरुणेश आपका फिर से सबल 30 ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ जियोग्राफी पढ़ रहे थे। पिछले दो क्लास में, पहला क्लास में हम लोगों ने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर और ग्लोब और मैप के जो टर्म हैं उनके बारे में समझा था। उसका आज प्रयोग है, आज की क्लास में उसका प्रयोग है, वो समझेंगे। दूसरे क्लास में हम लोगों ने सोलर सिस्टम्स से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को चेक किया था और उसमें समझा भी था। पिछले वीडियो में एक बंधु ने कमेंट किया था कि सर परिभ्रमण और परिक्रमण इसको थोड़ा सा आप डिफाइन कर दीजिएगा, इसको फिर से बता दीजिएगा। इंग्लिश में मैंने पिछले क्लास में बताया था रिवोल्यूशन और रोटेशन, ये दो शब्द थे, रिवोल्यूशन और रोटेशन। और पिछले क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि आज की क्लास में हम लोग जियोग्राफी ऑफ इंडिया शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको परिभ्रमण, परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन और रोटेशन इसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग जियोग्राफी ऑफ इंडिया, रिवोल्यूशन और रोटेशन, परिभ्रमण और परिक्रमण, ये इसके बारे में एक बंधु है उन्होंने कमेंट किया था, उनको मैं बता दूं। रिवोल्यूशन को हिंदी में ही परिभ्रमण कहा जाता है, ठीक है। जब मान लेते हैं कि ये सन है, ये सन है और ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। अर्थ जब सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाए, अर्थ सन के चारों तरफ एक चक्कर जब लगाता है, यहां से चलता है फिर घूमकर अपने पोजीशन पर आ गया, तो इस भ्रमण को, इस चक्र को, इस घूर्णन गति को कहा जाता है रिवोल्यूशन यानी परिभ्रमण। मतलब कि कोई भी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ अगर चक्कर लगाता है तो उसको रिवोल्यूशन यानी परिभ्रमण कहा जाता है। दूसरी बात कि जब एक होता है, एक शब्द है रोटेशन, एक शब्द क्या है? रोटेशन, इसको बोलते हैं परिक्रमण। रोटेशन को बोला जाता है परिक्रमण। रोटेशन कहते हैं कि कोई भी अर्थ, मान लेते हैं अर्थ लट्टू की तरह अपने एक्सिस पर भी, अपने एक्सिस पर जब आप अगर देखे होंगे ग्लोब को, जो ग्लोब बनाकर रखा रहता है उसमें आप देखते होंगे कि एक्सिस बनाया होता है, आप उसको नचा सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर, एक्सिस का मतलब धुरी पर जब अर्थ चारों तरफ घूम रहा है, एक रोटेशन लगाता है, कोई भी ग्रह अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर जब घूम रहा है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। और जब अर्थ का एक रोटेशन पूरा होता है तो दिन और रात होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। रोटेशन मतलब परिक्रमण, परिक्रमण को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई भी ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है, घूमता है लट्टू की तरह, तो उसको परिक्रमण कहते हैं यानी रोटेशन। और रिवोल्यूशन यानी परिभ्रमण किसको कहते हैं? तो कब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ जब रोटेशन और वाइटल पीरियड अपने घूर्णन पाथ पे जब घूमता है तो उसको हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं भारत भ्रमण पर। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत भ्रमण करेंगे, भारतवर्ष के बारे में जानेंगे, इस ऐसी धरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसको स्वयं भगवान ने अद्भुत और अलौकिक शक्तियों के साथ बनाया है,
ठीक है। अब ये शब्द अद्भुत और अलौकिक मैं क्यों कह रहा हूं, आप तुरंत आपको समझ में आएगा। आपको पता है कि ये भारत जो भूमि है ये एशिया महादेश में आता है, ठीक है। लेकिन भारत को अलग से उप महाद्वीप कहा जाता है। ये एशिया महाद्वीप में आता है लेकिन अलग से भारतीय उप महाद्वीप की उपमा दी जाती है कि ये भारतीय उप महाद्वीप है। भारतीय उप महाद्वीप में पाकिस्तान, ये जो भारत का नक्शा मैंने आपको बनाया है ये वर्तमान भारत का नक्शा है 1947 से, 15 अगस्त 1947 से ये भारत का इस तरह का नक्शा है। उससे पहले इधर पाकिस्तान भी हुआ करता था, ठीक है। यहाँ बांग्लादेश भी हुआ करता था। उससे पहले इधर अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, इधर म्यांमार भी भारत का ही हिस्सा होता था। तो बहुत सारी चीजें हैं, उस चीजों में हम लोग नहीं जाएंगे। तो वर्तमान का जो भारत है वो यही, ठीक है। तो भारत, इसको भारतीय उप महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट साउदर्न का, एशिया के साउथ का, दक्षिण का बहुत ज्यादा पार्ट जो है भारतीय उप महाद्वीप में आता है। और इस पार्ट का जो होता है बहुत डाइवर्सिटी है इस पार्ट में, और अपने डाइवर्सिटी की वजह से, वास्टनेस की वजह से, बहुत ही भिन्नता के साथ और बहुत ही अलौकिकता के साथ इतनी चीजें यहाँ पे आपको प्राप्त होती हैं। अलग अलग ढंग की बोली है, भाषा है, आपको रीति रिवाज है, फिर आपको अलग अलग वेजिटेशन है, मतलब वनस्पति है, फिर क्लाइमेट इसका अलग तरह का है, अजीब मतलब। तो अपने वास्टनेस और डाइवर्सिटी की वजह से, भिन्नता की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है कि एक अपने आप में ये वास्टनेस को, इसकी डाइवर्सिटीज को इस तरह बनने में मदद कौन करता है, तो सबसे ज्यादा मदद करता है जो आपका ये हिमालय है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का ये हिमालय है। ये बैरियर्स की तरह कार्य करता है, जो इससे पहले ट्रांस साइबेरियन हवाएं जो चलती हैं, जो ठंडी हवाएं चलती हैं, वो हिमालय अपने पर ही ले लेता है और एक गार्ड की तरह बिहेव करता है। इसके बारे में हम लोग लेटर पढ़ेंगे, लेकिन अब हम लोग ये भारत की बात हुई इतनी सारी। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम लोग सबसे पहले लोकेशन देखेंगे कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, यानी अक्षांशीय जो विस्तार है भारत का वो कहां से कहां तक है, देशांतरीय जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। ये सब लोकेशन ऑफ इंडिया हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो मैंने आपको बताया था एक ग्लोब, जब मैंने आपको ग्लोब बताया था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो एक इक्वेटर मैंने निकाला था। इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री पर एक हम लोगों ने एक और पॉइंट बनाया था जिसको हम लोगों ने बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री था नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और मैंने बताया था कि ये भारत के बीचों बीच गुजरता है। 23.5 डिग्री जो होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरता है। ये इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री। तो कर्क रेखा जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच गुजरता है, ठीक है। और अगर शेप ऑफ इंडिया हम लोग बात करेंगे तो शेप ऑफ इंडिया कितना है भाई, कैसा है, तो ये चतुष्कोणीय है। आप देखेंगे तो यहां से यहां तक ऐसे, फिर ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल टाइप, ठीक। तो अगर हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ये आपका भारत, ठीक है, यही आपका भारत है। भारत के बीचों बीच यहां से ऐसे होकर
गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यही है आपका, ऐसे करके अगर हम लोग बनाए तो ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है भारत के बीच से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच से गुजर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे, ये रहा पोल। मैंने आपको बताया था आप खुद निकाल सकते हैं इसको। अगर पिछली पहले वीडियो को आपने देखा है उससे आसानी से इसका निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में अगर हम लोग भारत की स्थिति समझने की कोशिश करेंगे तो ये किधर है भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अक्षांशीय जो विस्तार है इसका किधर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ग्लोब पर हम लोग देखेंगे तो ये कहां है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल किधर है, पूर्व यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूडनल ईस्टर्न हेमिस्फीयर, लैटिट्यूडनल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहां तक ठीक है। हम लोग जीरो से ऊपर बढ़ रहे हैं, जीरो से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हुए यहां तक आए तो 23.5 डिग्री तक आ गए। अगर सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट भारत का यहां पर है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भारत का यहां पर है, ठीक है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, तो इससे कम होगा, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो कम होगा 8 डिग्री 4 मिनट, इससे कम हो गया। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का 37 डिग्री 6 मिनट, और दोनों नॉर्थ, क्या लिखेंगे, दोनों नॉर्थ। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट कहां पर होता है, कन्याकुमारी। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो होता है मेनलैंड का, मुख्य भूमि का सदर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिण, सबसे दक्षिण जो पॉइंट है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये कहां होता है, तमिलनाडु में। कहां होता है, तमिलनाडु में। और 37 डिग्री 6 मिनट ये कहां है, जम्मू कश्मीर में। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंदिरा कोल, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। तो आप लोगों ने, ये मैं भी लिख रहा हूं, इसके बाद मैं तुरंत इसको अलग से ऐसे करके लिखूंगा पूरा। तो आप लोगों ने देखा कि 23.5 डिग्री से कम होगा, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये 23 डिग्री से ज्यादा होगा, ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर इधर से हम लोग जा रहे हैं, तो ये कितना होता है भाई, ये गुजरात में आता है, गुजरात में 68.7 मिनट ईस्ट। ठीक है, 68 ईस्टर्न सबसे मोस्ट पॉइंट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये आसानी से, इधर से 0 डिग्री से जा रहे थे तो 68 पे आ गए, फिर ये बढ़ते बढ़ते आया 97 तक। इसको इसी तरह से अब आप लोग कह रहे होंगे सर सदर्न मोस्ट पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट होता है, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में पड़ता है यहाँ पर, और वो कितना हो गया, 45 मिनट नॉर्थ होता है, यहाँ पर होता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। तो आप तो गड़बड़ हो जाएंगे। तो देखिए, वो चूंकि भारत का अंग है, वो भारत का अंग है, इसीलिए भारत का सबसे अंतिम पॉइंट उसको माना जाता है, लेकिन वो तो आइसलैंड है, और ये मेनलैंड की बात हो रही है, अभी हम लोग मेनलैंड की बात कर रहे हैं। तो हम लोग ग्लोब पर ये समझे कि किस तरह से लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम लोग अपने भारतवर्ष का निकाल सकते हैं, भारत देश का। अब मैं वो चीज आपको लिख देता हूं कि लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये कहां पर है, तो ये आपको
कन्याकुमारी, कन्याकुमारी इसको कहाँ है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में है। इसको बोला जाता है केप कोमोरिन, इस जगह का नाम है केप कोमोरिन। ठीक है, और ये इसका एक्सटेंट कितना है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट टू यहां पर 37 डिग्री इंदिरा कूल, ये कहां है, जम्मू एंड, इसका क्या एक्सटेंट है 37 मिनट 6 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब हम लोगों ने तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है भारत का कहां है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कूल किस राज्य में है, जम्मू एंड कश्मीर में। और सदर्न मोस्ट पॉइंट, अगर मेन लैंड की बात करेगा तो आप तमिलनाडु में केप मोरिन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ बताइएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेगा तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये है आपको ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, और ये है इसका जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है, इसका जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट देखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट यहां पर है, सबसे पश्चिमी से शुरू करते हैं तो हम लोग गुजरात, रन ऑफ कच्छ गुजरात, कितना है भाई 68 डिग्री 68 डिग्री। 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। आप ये सोच रहे हो सर, आप लिख रहे हैं साउथ वाले को भी नॉर्थ और नॉर्थ वाले को तो नॉर्थ लिख ही रहे हैं, फिर आप वेस्ट वाले को भी ईस्ट लिख रहे हैं और ईस्ट वाले को ईस्ट लिख रहे हैं। तो मैंने आपको इससे पहले बताया है कि भारत की जो स्थिति ग्लोब में है वो कहां पर है, तो वो है आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और लैटिट्यूडिनल जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए हम नॉर्थ लिखते हैं और ईस्ट लिखते हैं। ठीक है, ताकि आप इसको जब ये याद रहेगा तो आप आसानी से अपने भारत को उस नक्शे में फिट कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है, इंदिरा कूल। सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट। इसी में ये जो गुजरात में पॉइंट है, गुजरात में इसको बोला जाता है गौर माता। गौर माता, इंग्लिश में गुहार माता लिखा जाता है ऐसे करके। ठीक है, और जो यहां से 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट, तो यहां पर आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जिसको कीबिथु कहा जाता है, केबिथु। ठीक है, तो इसी पॉइंट को समझकर कश्मीर टू कन्याकुमारी और गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश जो दूरी है, इसी के हिसाब से हम लोग सेट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी कितना है, तो 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214
किलोमीटर। मतलब आप इंदिरा कोल से चलकर फिर केप मोरिन तक आते हैं तो 3214 किलोमीटर एक्सटेंट है, इतनी दूरी है। और जब आप ये गुजरात से रमकच्छ से जाते हैं अरुणाचल प्रदेश तक तो वो कितना है 29-33 किलोमीटर। ठीक है, मतलब आपके भारत का जो वेस्ट से ईस्ट तक की जो दूरी है वो 33 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। आपको दोनों एक्सटेंट मिल गया तो आप टोटल एरिया भारत का निकाल सकते हैं कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है। तो मैं अभी वो निकाल रहा हूं, अब देखिए नॉर्थ टू साउथ जो भारत का एक्सटेंट है कितना है 3214 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट वो कितना है 2933 किलोमीटर। अब उसके बाद एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये इंडिया का एरिया है। ठीक है, और ये इंडिया का जो एरिया है वो वर्ल्ड के एरिया से 2.4 वर्ल्ड के एरिया के 2.4% ऑफ 2.4% है। वर्ल्ड के भूभाग के विश्व के भूभाग के 2.4% है। विश्व के भूभाग के 2.4%। इससे हमारा देश एरिया के दृष्टिकोण से किस नंबर पे है तो 7th पोजीशन पे। 7th पोजीशन पे एरिया के दृष्टिकोण से भारत का जो पोजीशन है वो कितना है 7th पोजीशन पे। तो इससे पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर पे कौन कौन है वो मैं आपको बता देता हूं। 1 नंबर पे जो है वो रशियन फेडरेशन है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है यूएसए, तीसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया शुरू करेंगे। आज के क्लास में हम लोगों ने ये जो भी फैक्चुअल चीजें पढ़ा ये आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरी एक बात जो मैं अपने हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को अपने वैसे दोस्त मित्र के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा और वो पढ़ने की इच्छा रखते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।